हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिम्मी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल के टॉपिक का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। दैट मीन्स कि कल का जो वीडियो था उसमें हमने ईयर के बारे में पढ़ा था और ईयर के बारे में भी देखा था कि जो हमारा ईयर है वो 3 मेजर सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो ये जो तीनों रीजन्स हैं ईयर के, उसके बारे में हमने इतना डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, उसके आगे का पार्ट और जो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है कि कैसे हम चीज़ों को सुन पाते हैं, डिफरेंट साउंड्स जो हैं उनको सुन पाते हैं, तो इसके पीछे क्या मैकेनिज्म काम करता है, वो चीज़ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो आई होप कि कल का जो वीडियो है जितना हमने उसमें पढ़ा था ईयर के बारे में वो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मेक श्योर कि वो वीडियो ज़रूर देखें। फिर भी मैंने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कल का जो टॉपिक था उसको लिख कर आई हूँ और उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे कि हमारा जो है कंटिन्यूएशन बेसिस पर ये चलता रहे। कोई ऐसा ना हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं समझ में ही नहीं आए। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन ईयर है उसमें 3 मेजर सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। अगर यदि हम बात करें कि आउटर ईयर जो है वो क्या होता है, तो जो आउटर ईयर है वो पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस इससे मिलकर बना होता है, इन 2 पार्ट्स से। अब इसमें पिन्ना जो है उसका क्या रोल होता है, पिन्ना क्या करता है कि जो एयर में साउंड वेव्स जो प्रेजेंट होती हैं उनको कलेक्ट करने का काम करता है। कलेक्ट करके ये कहाँ पर भेज देता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस जो है वहाँ पर। ठीक है, पिन्ना ने कलेक्ट की, पिन्ना ने कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस जो है उसके पास भेज दी। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस जो सेकंड पार्ट है आउटर ईयर का, ये क्या करता है, डिलीवर कर देता है इन साउंड वेव्स को ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नाम से हम इसको जानते हैं, यहाँ पर डिलीवर कर देता है। ठीक है, ये हो गया एक आउटर ईयर के बारे में कि कौन कौन से 2 पार्ट से मिलकर बना है, क्या इसका काम होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें आ जाता है मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। स्टेपीज के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन जो है उसको हम स्टेपीज के नाम से भी जानते हैं, और इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। अब ये जो तीनों हैं, मेलियस है, इनकस है, स्टेपीज है, ये तीनों जो ईयर ऑसिकल्स कहला रहे हैं, ये एक चेन लाइक फैशन में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें से भी जो फर्स्ट रीज़न है मेलस जिसको हम बोल रहे हैं, ये क्या है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्ट होता है, अटैच्ड होता है। स्टेपीज जो है ये क्या होता है, ये कोक्लिया की ओवल विंडो वाला जो पार्ट होता है उसके साथ में अटैच होता है। सो ये चीज़ आई होप कि अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा मिडिल ईयर के बारे में। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा, लास्ट पार्ट ईयर का, जिसको हम बोलते हैं इनर ईयर। इनर ईयर जो है उसको हम लैबिरिंथ के नाम से भी जानते हैं। इनर ईयर जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें एक पार्ट होता है बोनी लैबिरिंथ और दूसरा पार्ट होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है। बोनी लैबिरिंथ जो है वो चारों तरफ से पेरीलिम्फ नाम के एक फ्लूइड जो है उससे सराउंडेड होता है। और कल के वीडियो में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है वो बोनी लैबिरिंथ के अंदर में प्रेजेंट होता है, चैनल्स की फॉर्म में। ठीक है, सो मेम्ब्रेनस जो लैबिरिंथ है इसके अंदर में एंडोलिम्फ नाम का फ्लूइड पाया जाता है। ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है उसके अंदर एंडोलिम्फ नाम का फ्लूइड भरा हुआ होता है, और जो बोनी लैबिरिंथ है वो चारों तरफ से सराउंडेड होता है एक फ्लूइड से, जिसको हम पेरीलिम्फ के नाम से जानते हैं। सो इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप कि दोनों टर्म्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद क्या है कि जो जिसको हम इनर ईयर लैबिरिंथ बोल रहे हैं, तो ये क्या है, एक कॉइल्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर जो है, ये इसका कॉइल्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कुछ पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम कॉक्लिया के नाम से जानते हैं। अब ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम कॉक्लिया बोल रहे हैं,
इसका हमें डिटेल में डिस्कशन देखना है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग जो है वो हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सो कॉक्लिया के बारे में थोड़ा सा हम कल के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉक्लिया है ये 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। पहली मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम रेजिनर्स मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, दूसरी मेम्ब्रेन जो है उसको हम बैसिलर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये जो 2 मेम्ब्रेन होती हैं, रेजिनर्स मेम्ब्रेन और बैसिलर मेम्ब्रेन, ये क्या करती हैं, जो बोनी लैबिरिंथ का पेरीलिम्फ जो था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं, अपर एंड लोअर। सो जो अपर पार्ट होता है उसको हम स्केला वेस्टिबुली के नाम से जानते हैं और लोअर पार्ट जो होता है उसको हम स्केला टिम्पनी के नाम से जानते हैं। सो ये 2 जो चीज़ें हैं कि कॉक्लिया 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना है और इसका जो पेरीलिम्फ है, दैट मीन्स कि जो बोनी लैबिरिंथ सराउंडेड था पेरीलिम्फ से, तो ये क्या है, मेम्ब्रेन्स इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती हैं, स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पनी में। इसको हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर है हमारा ये सेक्शन व्यू है कॉक्लिया का, दैट मीन्स कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें कॉक्लिया के बारे में तो ये है हमारे पास कॉक्लिया का स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि जो कॉक्लिया है 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, जिसमें एक है वेसिलर मेम्ब्रेन। ये वाला जो रीजन है, पर्टिकुलर रीजन, इसको हम वेसिलर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद ये जो रीजन है, ये जो सेल्स वाला रीजन दिख रहा है, मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम रेजिनर्स मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सो यही बताया गया है कि जो कॉक्लिया की 2 मेम्ब्रेन हैं, 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, रेजिनर्स मेम्ब्रेन और वेसिलर मेम्ब्रेन। ये क्या करती हैं, कॉक्लिया को जो सराउंड कर बोनी जो लैबिरिंथ को सराउंड कर रहा था फ्लूइड, उसको 2 पार्ट में ये डिवाइड कर देती हैं। तो इसका अपर पार्ट जो है उसको हम, ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर, ये इसको अपर को हम स्केला वेस्टिबुली के नाम से जानते हैं और ये वाला जो रीजन है लोअर पार्ट जो है उसको हम स्केला टिम्पनी के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि ये दोनों की दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर जो हमने पढ़ा वो अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हमने ये चीज़ भी पढ़ ली थी, देख लिया था कल के वीडियो में ही, कि जो स्पेस होता है, कि स्पेस देखने को मिलता है कॉक्लिया के अंदर, जिसको हम स्केला मीडिया के नाम से जानते हैं और इसके अंदर एंडोलिम्फ जो है वो फिल्ड होता है। सो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि जो कॉक्लिया है उसके अंदर एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम स्केला मीडिया के नाम से जानते हैं और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको हम एंडोलिम्फ के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। Now at the base of cochlea, scala vestibuli ends at the oval window. So ये जो 2 पॉइंट हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो बेस होता है कोक्लिया का, जो बेस होता है वहाँ पर स्केला वेस्टिबुली जो है वो ओवल विंडो पे एंड होता है, टर्मिनेट होती है, जबकि स्केला टिम्पनी जो है वो राउंड विंडो पर जाकर एंड होती है और राउंड विंडो जो है वो हमारे इनर ईयर में ओपन होती है। सो ये 2 पॉइंट जो हैं वो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे भी एग्जाम में पूछ भी लिया जा सकता है कि स्केला वेस्टिबुली जो है उसका कहाँ पर एंड होता है, ओवल विंडो पर या फिर राउंड विंडो पर। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ओवल विंडो। और अगर स्केला टिम्पनी की पूछा जाता है तो उसका एंड कहाँ पर होता है, राउंड विंडो पे, ठीक है। अब हम और डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हुए चलते हैं। सो यहाँ पर हमसे कहा गया है, अब आ जाता है ये जो हम सेक्शनल व्यू देख रहे हैं कॉक्लिया का, तो उसमें एक पार्ट होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। सो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज द स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द वेसिलर मेम्ब्रेन विच कंटेन्स हेयर सेल्स दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर। अब जो वेसिलर मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बोलते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है उसमें हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये हेयर सेल्स जो हैं वो ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम कर रही होती हैं। ये चीज़ हम देखते हैं स्ट्रक्चर पर जाकर। तो ये है हमारे पास कॉक्लिया का
स्ट्रक्चर कोक्लिया में बताएगी कि जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा वेसिलर मेम्ब्रेन है। वेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर में क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो स्ट्रक्चर है वो लोकेटेड है। इसमें हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये हेयर सेल्स जो है वो ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम कर रही होती हैं। ओके उसके बाद कहा गया है कि हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन रो ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। अब ये जो हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये रो की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की इंटरनल साइड होती है वहाँ पर रोज में प्रेजेंट होती हैं हेयर सेल्स। द बेसल एंड ऑफ हेयर सेल्स इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द अफरेंट नर्व फाइबर्स। अब ये जो हेयर सेल्स हैं इनका जो बेसल एंड होता है वो अफरेंट नर्व फाइबर्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड स्टीरियोसीलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल। यहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि जो हर एक हेयर सेल है, ठीक है, तो उसका जो एपिकल पार्ट है, ठीक, हेयर सेल का भी एपिकल पार्ट में बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो रन हो रहे होते हैं जिनको हम स्टीरियोसीलिया के नाम से जानते हैं। और ये जो स्टीरियोसीलिया हैं यही प्रोजेक्टेड उभरे हुए होते हैं एपिकल पार्ट जो है हेयर सेल का वहाँ से। नाउ अबव द रोज ऑफ द हेयर सेल्स इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब ये बोला गया है कि जो हेयर सेल्स की रो है उसके ऊपर में एक बहुत ही पतली इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं कि जो हेयर सेल हमने पढ़ा, यहाँ पर देखा कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है इसमें क्या है, हेयर सेल्स जो हैं यहाँ पर इस तरीके से इसमें प्रेजेंट है। तो इन हेयर सेल्स के ऊपर में एक थिन बहुत ही पतली सी इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के नाम से जान रहे हैं। सो आई होप कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है उसका कॉन्सेप्ट एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या होती है ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है किसी भी पॉइंट पर आकर तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। एंड रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आ जाता है कि जो हमारा इनर ईयर है उसमें और भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिसको हम वेस्टिबुलर एपरेटस के नाम से जानते हैं। और वेस्टिबुलर एपरेटस जो है वो कोक्लिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है। उसकी लोकेशन क्या होती है, कोक्लिया के ऊपर में होती है। सो यहाँ पर हमसे यही बात की गई है कि जो इनर ईयर है, द इनर ईयर ऑल्सो कंटेन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसको हम वेस्टिबुलर एपरेटस के नाम से जानते हैं। और ये वेस्टिबुलर एपरेटस जो है वो कोक्लिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। द वेस्टिबुलर एपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड द ओटोलिथ ऑर्गन। अब ये जो वेस्टिबुलर ऑर्गन है वो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स और एक ओटोलिथ जो है, ओटोलिथ ऑर्गन जो है उससे मिलकर बना हुआ होता है। अब बात आती है कि ये जो ओटोलिथ ऑर्गन है ये भी क्या है, सेक्यूले एंड यूट्रिकल से मिलकर बना होता है। सेक्यूले और यूट्रिकल जो है ये क्या है, किससे मिलकर बना है, सॉरी, ऑटोलिथ जो ऑर्गन है ये किससे मिलकर बना है, सेक्यूले एंड यूट्रिकल से। सो आई होप कि ये अभी तक इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे हमसे बात की गई है ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाई इन अ डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब जो वेस्टिबुलर एपरेटस में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होती हैं। द मेम्ब्रेनस कैनाल्स आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी कैनाल्स। सो बोनी कैनाल्स का जो पेरिलिम्फ होता है उसमें मेम्ब्रेनस कैनाल्स जो हैं वो सस्पेंडेड होती हैं, डूबी हुई होती हैं। द बेस ऑफ कैनाल्स इज स्वेलन एंड इज कॉल्ड एम्प्यूला। और जो कैनाल्स का बेस होता है वो कुछ स्वेलन फॉर्म में होता है, सूजा हुआ सा होता है जिसको हम एम्प्यूला के नाम से जानते हैं। एम्प्यूला जो है उसमें कुछ प्रोजेक्टिंग रिज
प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोजेक्टिंग रिज जो है उनको हम क्रिस्टा एम्पुलरिस के नाम से जानते हैं, जिनमें हेयर सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। सो इस पर्टिकुलर सेशन में अभी तक हमने ये देखा कि जो हमारा इनर ईयर है उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम वेस्टिबुलर एपरेटस बोलते हैं, जो कि कॉक्लिया के ऊपर में प्रेजेंट होता है। वेस्टिबुलर एपरेटस जो है वो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और एक ओटोलिथ ऑर्गन से मिलकर बना होता है। स्पेसिफिकली ओटोलिथ ऑर्गन जो है वो सैक्यूले और यूट्रिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो एक दूसरे से राइट एंगल पर, मीन्स कि 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हमसे बात की गई है कि जो मेम्ब्रेनस कैनाल्स जो हैं वो सस्पेंडेड होती हैं बोनी कैनाल्स का पेरिलिम्फ जो है उसमें। उसके बाद बेस कैनाल, जो कैनाल्स का बेस है वो कुछ स्वेलिन फॉर्म में होता है, सूजा हुआ होता है, जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। एम्प्यूला जो है उसमें कुछ प्रोजेक्टिंग रिज प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्रिस्टा एम्पुलरिस बोलते हैं, और इनमें कुछ हेयर सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। सो आई होप कि अभी तक इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। दी सैक्यूले एंड यूट्रिकल कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड मैक्यूला। अब ये जो सैक्यूले और यूट्रिकल हैं, ठीक है, ऑटोलिथ ऑर्गन को जो बना रहे हैं सैक्यूले एंड यूट्रिकल, ये क्या है, इनमें भी कुछ प्रोजेक्टिंग रिज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम मैक्यूला के नाम से जानते हैं ना। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिस्टा और मैक्यूला जो हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस के। सो अगर इन केस क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछा भी जाता है कि जो वेस्टिबुलर एपरेटस है उसके रिसेप्टर जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो होता है क्रिस्टा एंड मैक्यूला। सो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से माइंड में सेट करके रखना है कि क्रिस्टा और मैक्यूला जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर है किसके, वेस्टिबुलर एपरेटस के। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो हमारे बॉडी का बैलेंस है और जो बॉडी पोस्चर्स जो होते हैं हमारे, उसको मेंटेन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो आई होप कि यहाँ पर हमारा ईयर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बचता है मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग। सो ईयर का जो कॉन्सेप्ट है उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, आउटर ईयर, इनर ईयर, मिडिल ईयर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम मूव करके चलते हैं कि जो मैकेनिज़्म है हियरिंग का उस पर। सो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में चीज़ें बताई गई हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है। ये हाउ डज़ ईयर कन्वर्ट साउंड वेव इनटू न्यूरल इम्पल्स, ठीक है। तो कैसे जो साउंड वेव्स हैं उनको हमारे कान न्यूरल इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, विच आर सेंस्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन, जो कि हमारे ब्रेन के थ्रू सेंस की जाती हैं और उनको प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकें। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इसके पीछे का क्या मैकेनिज़्म है, इसको हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है, दैट मीन्स कि पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, ठीक है, ये दो पार्ट मिलकर बना रहे थे एक्सटर्नल ईयर, आउटर ईयर को। उसमें से भी स्पेसिफिकली पिन्ना जो है वो एयर से रिसीव कर रहा था साउंड वेव जो है उनको। सो हमारा एक्सटर्नल ईयर क्या करता है, रिसीव करता है साउंड वेव्स को एंड डायरेक्ट डैम टू दी ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम जो है वहाँ पर पहुँचाने का काम कर देता है। एक्सटर्नल ईयर ने रिसीव की, ईयर ड्रम पर पहुंचा दी। अब ईयर ड्रम जो है वो क्या करेगा, द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू दी साउंड वेव्स। ये जो साउंड वेव्स आती हैं इसके रिस्पॉन्स में हमारा ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करता है, जिससे वाइब्रेशंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं एंड दीज वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ईयर ऑसिकल्स। अब जो ईयर ड्रम ने रिस्पॉन्स किया वाइब्रेट जो हो रहा था उसके लिए, ठीक है, साउंड वेव्स की वाइब्रेशन जो थी उसके लिए रिस्पॉन्स किया, तो जो वाइब्रेशंस थी वो क्या है, पहुंचा दी जाती हैं ईयर ऑसिकल्स, मेलस, इनकस और स्टेपीज तक टू दी ओवल विंडो। सो यहाँ पर हमसे सबसे पहले ये कहा गया है कि जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है उसने साउंड वेव्स जो है उनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद इसने कहाँ पहुँचा दी, ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम जो है वो क्या करता है, वाइब्रेट्स जो है
इन रिस्पॉन्स टू दी साउंड वेव के रिस्पॉन्स में जो वाइब्रेशंस हुई उसके लिए वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं। अब ये वाइब्रेशंस जो हैं वो ट्रांसमिटेड हो जाती हैं ईयर ऑसिकल्स के थ्रू, कहाँ पर, ओवल विंडो पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, ओवल विंडो तक पहुंच गई। उसके बाद क्या आता है, दी वाइब्रेशंस आर पास थ्रू दी ओवल विंडो ऑन द फ्लूइड ऑफ द कोक्लिया। ओवल विंडो जो है उसके थ्रू अब ये वाइब्रेशंस कहाँ पर पहुँच जाएंगी, कोक्लिया का जो फ्लूइड है वहाँ पर। वेयर दे जनरेट वेव इन दी लिम्फ। जैसे ही कोक्लिया के फ्लूइड में ये वाइब्रेशंस पहुँचे वहाँ पर ये क्या करेंगे, वेव जो है वो जनरेट करेंगे लिम्फ में। ठीक है, अब लिम्फ में वेव्स जो हैं वो जनरेट हो चुकी हैं, यहाँ तक हमने देख लिया। दी वेव इन दी लिम्फ इंड्यूस अ रिपल इन दी वेसिलर मेम्ब्रेन। अब क्या होता है कि जो लिम्फ में वेव्स जनरेट हुई हैं, ये वेव्स जो हैं वो क्या करेंगी, एक लहर फॉर्म करेंगी, रिपल जो है उसको इंड्यूस करती हैं वेसिलर मेम्ब्रेन में। दीज मूवमेंट ऑफ द वेसिलर मेम्ब्रेन बैंड द हेयर सेल्स। अब जो लिम्फ में वेव्स जनरेट हुई उसकी वजह से वेव्स जो हैं वो एक लहर, रिपल इंड्यूस कर देती हैं वेसिलर मेम्ब्रेन में। जैसे ही वेसिलर मेम्ब्रेन में एक रिपल इंड्यूस हुआ, इसकी वजह से क्या होगा कि जो हेयर सेल्स थे वहाँ पर वो क्या होंगे, बेंड हो जाएंगे, और बेंड होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे। ठीक है, सो दीज वेव्स इन द लिम्फ इंड्यूस अ रिपल इन द वेसिलर मेम्ब्रेन। दीज मूवमेंट्स of the vesicular membrane bend the hair cells, pressing them against the tectorial membrane. As a result, nerve impulses are generated in the associated afferent neuron. इसकी वजह से ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट ये प्रेस हो गए, हेयर बैंड्स जो हैं, हेयर सेल्स जो हैं वो बैंड हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एसोसिएटेड अफरेंट न्यूरॉन्स जो होता है यहाँ पर, वो क्या होता है, उसमें नर्व इम्पल्सेस जो है वो जनरेट हो जाती हैं। नाउ दीज इम्पल्सेस are transmitted by the afferent fiber via auditory nerve to the auditory cortex of the brain. अब ये जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट हुई हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसमिट होंगी किसके थ्रू, अफरेंट फाइबर्स, ठीक है, के थ्रू ऑडिटरी नर्व से होते हुए कहाँ पर पहुँचाई जाएंगी, ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है ब्रेन का, वहाँ पर, जहाँ पर क्या होगा, इन इम्पल्सेस को एनालाइज किया जाएगा और उस पर्टिकुलर साउंड को रिकॉग्नाइज करने का पूरा प्रोसेस जो है वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है ब्रेन का वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और हम साउंड जो है उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सो ये था मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। इसको हम एक बार और फिर से समझ लेते हैं कि जो एयर में साउंड वेव्स प्रेजेंट थी वो हमारे एक्सटर्नल ईयर ने रिसीव की, रिसीव करने के बाद ईयर ड्रम पर पहुंचाई। ईयर ड्रम जो है उसमें क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट होने साउंड वेव्स की वजह से वहाँ पर कुछ वाइब्रेशन जो है उसको रेस्पॉन्स किया ईयर ड्रम ने, और इन वाइब्रेशंस को ईयर ऑसिकल्स के थ्रू ओवल विंडो पर पहुँचा दिया गया। अब ओवल विंडो जो है इनको कहाँ पर पहुँचा देगा, जो कॉक्लिया का फ्लूइड है वहाँ पर, वह कॉक्लिया का फ्लूइड में पहुँच जाएंगे, जिसकी वजह से लिम्फ में ये क्या करेंगे, वेव्स जो हैं वो जनरेट होंगी। अब लिम्फ में वेव्स जनरेट होने की वजह से ये क्या करेंगे, वेसिलर मेम्ब्रेन जो है वहाँ पर एक रिपल इंड्यूस करेंगे। रिपल इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि जो वेसिलर मेम्ब्रेन है वो हेयर सेल्स को बेंड कर देंगी और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट उनको प्रेस कर देंगे। ये जो बेंडिंग और प्रेसिंग हो रही है, इससे क्या होगा कि नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी, जो एसोसिएटेड अफरेंट न्यूरॉन्स हैं उसमें। उसके बाद ये जो इम्पल्सेस हैं वो ट्रांसमिट होंगी अफरेंट फाइबर्स से ऑडिटरी नर्व के होते हुए ऑडिटरी कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है ब्रेन का, वहाँ पर ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है इन इम्पल्सेस को एनालाइज करेगा और साउंड जो है उसको रिकॉग्नाइज करेगा। सो इस तरीके से हम पर्टिकुलर साउंड्स जो हैं उनको सुन पाते हैं। सो ये था पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग। आई होप कि ईयर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग या फिर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।